अस्थमा। अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना, वो वायु के प्रकोप की बीमारी है। तो अस्थमा ज्यादा है तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, दालचीनी, ये क्षारीय है, दालचीनी का उपयोग करें शहद के साथ। शहद क्षारीय है तो दालचीनी, शहद। शहद नहीं ले सकते तो गुड़। ये जो नारियल होता है ना, नारियल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई, तो मैंने आपसे कहा जो भी फल में रस नहीं है वो क्षारीय है और जो भी फल में रस है वो अम्लीय है। लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है जो क्षारीय है रस होते हुए भी। तो ये क्षारीय है। अब ये क्यों है, ये बाद का विषय। तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं, दमा के शिकार हैं, तो नियमित रूप से नारियल खाइए। हरा नारियल खाइए, कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है, चबा चबा के खाइए। कितना खाएं जी? एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा। तो दालचीनी और गुड़ लिया और नारियल चबा के खाया, 3 महीने के बाद आपका अस्थमा जड़ से खत्म होगा, वो 40 साल पुराना हो तो भी। दमा, अस्थमा, आप जानते हैं एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर दमा ठीक करने की गारंटी नहीं लेता। हर एक एलोपैथी डॉक्टर बोलता है कि दमा ठीक होता है, लेकिन मरीज के मर जाने के बाद। सभी डॉक्टर बोलते हैं दमा वो बीमारी है जो दम निकलने के बाद ही जाती है, अर्थात एलोपैथी में दमा का इलाज नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर आपको जितनी भी गोलियां और दवा खिलाएंगे वो सब दमा को दबाने वाली हैं, कंट्रोल करके दमा को रखेंगे, ठीक नहीं कर सकते। उस दमा अस्थमा का एक बड़ा भाई है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप जानते, रोज टीवी में जाहिरात आता है, डॉट की गोली खाओ, इसकी गोली खाओ, लेकिन लोग फिर भी हर साल इस देश में मर जाते हैं लाखों की संख्या में ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि कई बार वो उनको ठीक इलाज नहीं कर पाती है दवा। ये दमा, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, इन तीनों पर मेरा 6 साल का तजुर्बा है, अनुभव है और एक्सपेरिमेंट है कि गाय के मूत्र से ये तीनों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती, जड़ से खत्म हो जाती, हमेशा के लिए ये बीमारी चली जाती। गाय के मूत्र की इतनी शक्ति है। तो आप बोलेंगे क्या करना पड़ता है? तरीका उसका बहुत सरल है। जिसको भी दमा है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसको आधा कप गाय का मूत्र पीने को बोलिए। रोज सुबह आधा कप गाय का मूत्र पीना, बस इतना ही करना। कितने दिन पीना? 3 महीने पीना, 90 दिन। 90 दिन अगर आधा कप गोमूत्र उसने पिया तो 91वें दिन आप देखना दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस तीनों ठीक रहेगा। और उसके बाद वो गोमूत्र पीना बंद कर दे, जिंदगी में दोबारा उसको कभी भी दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस नहीं। इतनी अच्छी चिकित्सा है गाय के मूत्र से। बचपन से जिन बच्चों को दमा है, बहुत सारे बच्चों को जन्म से दमा होता है, उनको आप 1 ही चम्मच दीजिए। बड़े लोगों को आधा कप, छोटे बच्चों को 1 चम्मच। 14 साल की बच्ची, हाँ, दे दीजिए 1 चम्मच, उसको 2 चम्मच तक दे सकते हैं, 14 साल का बेटा या बेटी, किसी को भी। तो आप गोमूत्र अद्भुत है, इसको उपयोग करिए दमा में, अस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस में, ब्रोंकियल अस्थमा में। ये दालचीनी इतनी अच्छी औषध है कि आप इसके बारे में भी हैरान हो जाएंगे सुनकर। दालचीनी का पाउडर और मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले, सुबह 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए तो ट्यूबरकुलोसिस माने टीबी, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो एलर्जी से ज्यादा शुरू होती हैं, ये सबको ठीक करने की ताकत दालचीनी में है। दम भरता है, सांस भरती है, 10 कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना पड़ता है, इन सब की औषधि दालचीनी। खाने का तरीका, दालचीनी का पाउडर बनाइए, मध में मिला के खाइए। और अगर आप जैन धर्म का पालन करते हैं तो मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के खाइए। जितनी दालचीनी उतना ही गुड़, दोनों को गर्म पानी में घोल लीजिए, पानी को पी लीजिए। में आप दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कोई दवा आपको काम नहीं करती है। इसलिए अक्सर एलोपैथी के डॉक्टर ये बोल देते हैं दमा
दम निकलने के बाद ही जाता है। अस्थमा दम निकलने के बाद ही जाता है। माने दमा और अस्थमा की उस स्टेज में आप पहुंच जाएं कि बीमारी आपकी लाइलाज हो जाए, कोई दवा ही आपके ऊपर काम न करे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। कहां से शुरू होती है वो स्थिति? आपने मैदे की कोई ऐसी चीज खाई जो सड़ी हुई है, जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है, बिना फाइबर की चीजें खाएंगे, वो बड़ी आंत में जाकर चिपकेंगे और बड़ी आंत धीरे धीरे दीवार उसकी मोटी होती जाएगी, ये कचरा उस पर चिपकता जाएगा, मोटा होता जाएगा, फिर इसकी सफाई भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसकी सफाई नहीं हो पाएगी तो आप फिर फंस जाएंगे बहुत गंभीर दुष्चक्र में। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है मैदा और मैदे की बनी गई कोई भी वस्तु विरुद्ध आहार में गिनी जाती है, इसलिए आपको ना खाएं मैदा और मैदे की बनी हुई कोई भी वस्तु। और उससे भी ज्यादा खराब स्थिति है कि जब मैदे को सड़ाकर वस्तु बनाए, वो और भी खराब। मैदा अपने आप में खराब है, लेकिन मैदे को सड़ाकर जो वस्तुएं आप बना रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खराब है। अब मैदे को सड़ाकर जो सबसे ज्यादा बनने वाली वस्तु है वो डबल रोटी और पाव रोटी है। मैदे को सड़ाकर जो बनने वाली दूसरी वस्तु है वो बिस्किट्स और बेकरी के आइटम है। ये तो और भी खराब स्थिति में आपको पहुंचा देते हैं। एक तो फर्मेंटेशन उसमें होता है, एक दिन होता है, कई बार 2 दिन होता है, कई बार 3 होता है। फर्मेंटेशन में आप जानते हैं कि जीव राशि पैदा होती है और मरती रहती है उसी में। उस जीव राशि के पैदा होने और मरने का पाप तो अपने ऊपर लगता ही है, बनाने वाला भी पाप का भागी होता है, हम जो खाने वाले हैं हम भी उसी पाप के भागी हो जाते हैं। वो तो धर्म के हिसाब से आप फंस ही गए, स्वास्थ्य के हिसाब से उससे ज्यादा आप फंस गए। आपको सुनकर हैरानी होगी, आप बहुत आसानी से जो डबल रोटी, पाव रोटी और बेकरी के आइटम खा लेते हैं, वो अगर आपने 10, 20, 50 ग्राम का खा लिया कोई वस्तु, 10, 20, 50 ग्राम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो उतनी ही सफाई करने के लिए शरीर को कितनी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसे समझ लीजिए आपके घर की दीवारें हैं, इनकी घर की दीवारों पर अगर आप कोलतार चिपका दें, कोलतार आप समझते हैं, टार जिससे सड़कें बनती हैं, डामर कहते हैं यार, तो ये डामर कोलतार जो अगर आप अपने घर की दीवारों में चिपका दें एक बार, फिर छुड़ा के देख लीजिए कितनी मेहनत और मशक्कत लगती है। ऐसे ही समझिए सड़े हुए मैदे से बनी हुई वस्तुएं जब पेट में जाती हैं तो वो कोलतार की तरह से, डामर की तरह से जैसे दीवार पे चिपक जाती है, वैसे ही सड़े हुए मैदे की चीजें बड़ी आंत की दीवारों पे चिपक जाती है, वैसे ही होता है। और कितना मुश्किल है उसको खुरच के छुटाना, वैसे ही पेट में बहुत मुश्किल होता है उसको खुरच कर निकालना। साधारण स्थिति में पानी तो उनको नहीं निकाल पाता है, फिर उसके लिए खराब से खराब दवाएं आपको देनी पड़ती हैं, जुलाब कराना पड़ता है, आपका पेट साफ करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवाएं देके आपका बड़ी आंत का सफाई करना पड़ता है, कई बार एनिमा देना पड़ता है, कई बार नेचुरोपैथी के सेंटर्स में जाकर आपको पेट की सफाई करानी पड़ती है। ये सब परिस्थिति में आप फंसे और दुख तकलीफ झेलें, उससे बेहतर है कि आप इसको जीवन में याद रखें कि सड़े हुए मैदे की, फर्मेंटेड मैदे की वस्तुएं ना खाएं। इसी के साथ हम जब इडली बनाते हैं तो इडली में भी फर्मेंटेशन होता है। तो आप बोलेंगे क्या इडली भी ना खाएं? इडली आप जरूर खाइए, मैं ये नहीं कहता इडली ना खाएं, लेकिन इडली बनाने का तरीका बदलें, उसमें फर्मेंटेशन कम से कम हो ऐसी व्यवस्था करें। फर्मेंटेशन ना हो तब तो बहुत आदर्श है, और अगर फर्मेंटेशन है तो उसको कोशिश करें कि वो ना हो फर्मेंटेशन।